सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती के लिए, साथ ही साथ आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जिसमें हम यहाँ पर जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट रोजाना कर रहे हैं। सुबह 10 बजे ये क्लास आपको मिल जाती है, जिसका आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इस प्रैक्टिस सेट में कुल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 25 क्वेश्चन में आपको जीके जीएस के साथ साथ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ पर बेहतरीन डिस्कशन करेंगे, यानी एक क्वेश्चन से लगभग यहाँ पर हम 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि पॉइंट और बताएंगे, ताकि आपके सारे पॉइंट कवर हो सकें। और इन 25 क्वेश्चनों में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। निश्चित तौर पर सारे पॉइंट और सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही कवर होने वाले हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2 है इसको स्टार्ट करते हैं और सीधा आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कह रहा है वारली पेंटिंग का नाम डैश की एक छोटी जनजाति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है पंजाब, डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया है वारली पेंटिंग के बारे में। तो वारली पेंटिंग जो आपकी एक मशहूर पेंटिंग है, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य की पेंटिंग है। किस राज्य की पेंटिंग है? तो महाराष्ट्र राज्य की पेंटिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ ले मशहूर जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य की है, तो याद रखना है वो बिहार राज्य की है। अगर आपसे पूछ ले पट्टचित्र जो एक मशहूर पेंटिंग है वो किस राज्य की है, तो वो आपकी हो जाएगी उड़ीसा की। केरल राज्य की पूछ ले तो वो हो जाएगी मेजुथु। ठीक है, ये सारी पेंटिंग्स आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड की ओर। कह रहा है नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में 3 फरवरी 2019 को किसने अपना पद्म श्री पुरस्कार लौटा दिया? ऑप्शन नंबर ए है गुलवर्धन, बी है अनिल कुमार भल्ला, सी है अरविंद श्याम शर्मा, डी है कपिल मोहन। तो यहाँ पर बात की गई है नागरिक संशोधन विधेयक की। तो सबसे पहले आपको जानना होगा जो नागरिक संशोधन विधेयक यहाँ पर आपका अभी हाल ही में जारी हुआ था, ये किसके स्थान पर आया हुआ था? तो याद रखना है 1955 में जो नागरिक संशोधन बिल आया हुआ था, इसमें संशोधन करके इस बिल को लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि किसने अपना पद्मश्री लौटा दिया था, तो वो लौटाया हुआ था अरविंद श्याम शर्मा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है नागरिकता की। तो याद रखना है नागरिकता के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक का जो प्रावधान है ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, पूछ ले ये जो आपके आर्टिकल है वो किस भाग में, तो भाग नंबर 2 में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अब आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन कैंडिडेट तक शेयर जरूर करिएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के साथ साथ सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्ट मौसम की कार्यान्वयन एजेंसी है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो यहाँ पर बात की गई है प्रोजेक्ट मौसम की। तो प्रोजेक्ट मौसम जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था, आपको याद रखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी। और मेन जो इस परियोजना को लागू किया हुआ था वो संस्कृति मंत्रालय ने लागू किया था, यानी कि प्रोजेक्ट मौसम जो लॉन्च किया वो संस्कृति मंत्रालय ने किया और इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना होती है 1861 ईस्वी में और इसके जो पहले महानिदेशक बनाए गए थे वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कलिंगम। कौन बनाए गए थे? अलेक्जेंडर कलिंगम। और 1861 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पर बात आई है मौसम की। तो कई बार आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि मौसम जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना है मौसम शब्द एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? मौसम शब्द एक अरबी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की
बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है 2018 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ए है 13, बी है 14, सी है 15, डी है 16। तो यहाँ पर बात की गई है 2018 के एशियाई खेलों की। तो 2018 के जो एशियाई खेल हुए थे, इसमें अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने जो पदक जीते हुए थे वो कुल 69 पदक जीते हुए थे, जिसमें आपके गोल्ड मेडल की बात करें तो आपके 15 हो जाएंगे, सिल्वर जो मेडल थे वो आपके यहाँ पर 24 थे, और ब्रांज जो मेडल थे वो थे 30। तो इस प्रकार से कुल 69 यहाँ पर जो सारे पदक थे वो यहाँ पर जीते हुए थे यहाँ पर भारतीय दल ने। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात की गई है तो वो जीते हुए थे 15 ने। अब यहाँ पर बात आई है एशियाई खेलों की। तो 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे, ये खेल हुए थे आपके 18 अगस्त 2018 से लेकर 2 सितंबर 2018 तक। हो सकता है कहाँ पर हुए थे, तो पालेमबांग इंडोनेशिया में हुए थे। पूछ सकता है कुल कितने खेल हुए थे, तो कुल 40 से खेल हुए थे। स्पर्धाएं पूछ लिए तो कुल 465 स्पर्धाएं यहाँ पर हुई थी। इसके बाद पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर यहाँ पर चीन रहा था, जिसने कुल 132 गोल्ड मेडल, 92 आपके सिल्वर मेडल और 65 आपके ब्रॉन्ज मेडल सहित यहाँ पर कुल 289 मेडल जो थे वो जीते हुए थे, और इसके साथ वह फर्स्ट नंबर पर आया हुआ था। भारत की स्थिति पूछ ले तो भारत की स्थिति यहाँ पर 8th पॉइंट की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि 2018 में जो एशियाई गेम्स इंडोनेशिया में हुए थे, इसके लिए मैस्कोट क्या बनाया गया था, तो भीनी भीनी यहाँ पर मैस्कोट बनाया गया था। इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग नोट करिएगा, 2022 में जो एशियाई गेम्स होने हैं ये आपके हांगजू चीन में होने हैं। कुल 40 यहाँ पर खेल होने वाले हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका इंग्लिश में, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा बिर इज अ करेंसी ऑफ विच कंट्री? ए है आपका जॉर्जिया, बी है इथोपिया, डी है हंगरी और डी लिखा हुआ है इक्वाडोर। तो बिर जो करेंसी है ये करेंसी है इथोपिया की। किसकी है? इथोपिया की। तो आपको याद रखना है इथोपिया की। अगर आपसे कैपिटल पूछ ले तो आदिस अबाबा हो जाएगी। और इथोपिया के ही पूर्व राष्ट्रपति थे आपके एबी अहमद, जिनको 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कह रहा है कंसाइडर द फॉलोइंग मराठा केसरी गीता रहीस हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद। अगर आप भी आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ट बुक के साथ में और अच्छे से करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को। आप लोग देख सकते हैं ये बेस्ट बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 100% गारंटेड सिलेबस मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चनों का मिश्रण यहाँ पर मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं लगभग 2000 आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और इसके साथ साथ 50 प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ये 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी बुक में मिलने वाले हैं। अगर इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। विथ ऑल द एबव, ए है लाला लाजपत राय, बी है आपका घोष, डी है बाल गंगाधर तिलक, डी है आपका पिल्लई। तो यहाँ पर बात की गई है मराठा, केसरी और गीता रहस्य पत्रिकाओं की। तो ये तीनों जो पत्रिकाएं थी वो जारी जो की हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पर की हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय लिखा हुआ है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा आर गजट यहाँ पर पत्रिका लॉन्च की गई थी, और इसके साथ साथ एक समाचार पत्र था पीपल, ये भी आपको याद रखना है। पीपल समाचार जो पत्र था वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है द क्लियर स्काई 2018 नामक रक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, बी है आपका सी है, इसको काट दीजिएगा, सी है फ्रांस, डी है लग्जमबर्ग। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
हम आपके आंसर की प्रतीक्षा करेंगे, तो इसीलिए सभी कैंडिडेट को यहाँ पर इसका आंसर करना होगा। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का विवरण देती है? ए है 7, बी है 8, सी है 12, डी है 10। तो यहाँ पर बात की गई है अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी कितनी, आपको याद रखना है, वो थी यहाँ पर 8। कितनी थी? 8। वर्तमान में पूछ ले तो 12 हो जाएंगी। सभी 12 अनुसूचियों को हम देख लेते हैं। जो आपकी पहली अनुसूची है वो राज्य और संघ से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची आपके शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची आपके राज्यों से संबंधित है। इसके बाद पांचवी अनुसूची अनुसूचित जातियों से संबंधित है। छठी अनुसूची आपको याद रखना है आपके जो स्पेशल राइट्स दे रखे हैं उससे संबंधित है। सातवीं अनुसूची यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। एक बात आपको याद रखना है, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल भाषाएं थी 14। कितनी थी? 14। लेकिन इसके बाद 1967 में एक सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में आपकी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई। इसके बाद 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो यहाँ पर भाषा जोड़ी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा अनुसूची है वो है 9th नंबर का। तो 9 जो आपकी नवीं अनुसूची है इसमें प्रथम संविधान संशोधन जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन जो है आपका 1951 का, उससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से जो कि 52वां आपका अमेंडमेंट था 1985 में हुआ था, इससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है जो कि आपका 73वां संविधान संशोधन था और 1983 में हुआ था। इसमें कुल 29 विषय हैं। इसके बाद अंतिम अनुसूची है 12वीं जो कि आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। इसमें कुल 18 विषय हैं और शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से सारे आपको पॉइंट याद रखने होंगे। यहाँ पर पूछा गया था किस अनुसूची में यहाँ पर राज्य, संघ और समवर्ती सूची का प्रावधान है, तो अनुसूची नंबर है आपका 7, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए है जोधपुर, बी है कोटा, सी है जयपुर, डी है अजमेर। तो यहाँ पर बात की गई है राज्यवर्धन सिंह राठौर की। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर पूर्व शूटर जो कि ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता हुआ था सन 2004 में। इसके बाद ये पॉलिटिशियन में आ गए और यहाँ पर इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपकी जयपुर ग्रामीण है। कहाँ से है? जयपुर ग्रामीण, यानी कि जयपुर ग्रामीण से ये सांसद चुनकर आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हो जयपुर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ही 2004 में ओलंपिक में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित या विघटित हो जाती है तो अगले चुनाव कितने समय के भीतर कराने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 2.5 साल, बी है 1 वर्ष, सी है 6 महीने, डी है 3 महीने। तो यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है या विघटित होने के कगार पर है और हो जाती है उसके बाद में, तब जो चुनाव आपको कराने होंगे वो 6 महीने के भीतर यहाँ पर कराने होंगे, यानी 6 महीने का मैक्सिमम समय यहाँ पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? ए है मैदानी, बी है पंपास, सी है स्तपी, डी है मैदान। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो हैं इनको कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेपी आपसे पूछ ले तो रूस के घास के मैदान हो जाएंगे। डाउन्स पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। टैगा पूछ ले तो यूरोप और एशिया के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कौन सा रेगिस्तानी देश का जोड़ा गलत सुमेलित है? ए है मोजाम्बिक इंडोनेशिया, बी है टकलामकान चीन, डी सी है आपका ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, डी है कालाहारी अफ्रीका। यानी कि एक तरफ आपके दिए गए हैं यहाँ पर रेगिस्तान
दूसरी तरफ दिए गए हैं यहाँ पर देशों के नाम, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा कूट है जो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिखा हुआ है मोजाबे इंडोनेशिया, यह आपका गलत है। टकला मकान चीन में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी अफ्रीका में है। तो आपको याद रखना है जो मोजाबे यहाँ पर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये है साउथ अमेरिका का। किस कहाँ का है? साउथ अमेरिका का। एक आपको क्वेश्चन यहाँ पर एक जो पॉइंट है याद रखना है, एक आपसे पूछ लेता है जो ओक नामक वृक्ष है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ओक नामक वृक्ष एक रेगिस्तानी वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, कई बार ये पॉइंट आपका आया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है किसी क्षेत्र को रेगिस्तानी शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अधिकतम कितनी वर्षा हो सकती है। ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 70 सेंटीमीटर, डी है 5 सेंटीमीटर। तो किसी क्षेत्र को रेगिस्तानी शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अधिकतम जो वर्षा हो सकती है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है धर्म के बारे में किसने कहा कि यह जनता के लिए अफीम है। ऑप्शन नंबर ए हिटलर, बी है स्टालिन, सी है लेनिन, डी है मार्क्स। तो यहाँ पर धर्म के बारे में यह जनता के लिए एक अफीम है, इस शब्द का जो इस्तेमाल किया हुआ था वो क्या था? मार्क्स ने। किसने किया हुआ था? मार्क्स ने। पूछ ले जो मार्क्स थे इसने कब इसको प्रस्तुत किया था इस जवाब को? तो 1843 में। और इसी को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक के नाम से जाना जाता है। तो कुछ आपको जनक और याद रखने हैं, जैसे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक पूछे तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आपसे कृषि विज्ञान का जनक पूछे तो पीटर डे आपके क्रिस्टेकेजी हो जाएंगे। आपसे पूछ ले शरीर रचना विज्ञान का जो यहाँ पर जनक है वो कौन है? तो याद रखना एंड्रियास बेसिलियस हो जाएंगे। आपसे पूछ ले वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वो हो जाएंगे थियोफ्रिक्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रिक्टस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था जनता के लिए अफीम है, ये कहा हुआ था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40, कह रहा है विश्व का सबसे युवा स्टॉक एक्सचेंज है। ए है आपका कैसाब्लांका स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी है हो ची मिन्ह स्टॉक एक्सचेंज, सी है बुडापेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, डी है यांगून स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे युवा यानी कि सबसे नया स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है तो वो हो जाएगा यांगून स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना होती है आपको याद रखना है 2015 में। और एशिया का सबसे पुराना पूछ ले कि स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना होती है 1875 में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1801 ईस्वी में हुई थी। पूछ ले न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। ए है राइबोसोम, बी है कोशिका भित्ति, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है दोनों, 2 और 3। तो जो पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं वो आपको याद रखना है, पादप कोशिकाओं में जो मौजूद हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा है पश्च कपाल वह क्षेत्र है जो पाया जाता है आँख, कान, फेफड़े और खोपड़ी। तो पश्च कपाल जो क्षेत्र है ये पाया जाता है खोपड़ी में। कहाँ पर पाया जाता है? खोपड़ी में। खोपड़ी का जो पिछला भाग होता है इसी को कहा जाता है पश्च कपाल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छलनी ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी सहयोगी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रेकीड है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्लोएम का घटक नहीं है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लिखा हुआ छलनी ट्यूब ये भी आपका घटक होता है, सहयोगी कोशिकाएं भी होती हैं, फ्लोएम आपका पेरेन्काइमा हो ये भी आपका घटक होता है, लेकिन जो ट्रेकीड है ये यहाँ पर फ्लोएम का घटक नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी
क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कह रहा है जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चींटी का तेजाब, ऑप्शन नंबर बी बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी यूरिक एसिड। तो जंग के जो धब्बे लगी होती है जंग के, इनको हटाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ऑक्जेलिक जो अम्ल है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा C2H2O4। क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र C2H2 और O4, यानी कि 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या 4। इसके बाद जो जंग लगती है लोहे में वो किसके कारण लगती है, तो ऑक्सीकरण के कारण यहाँ पर लोहे में जंग लगती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है। कह रहा है गैलेना निम्नलिखित में से किसी धातु का अयस्क है? ए है यहाँ पर कर लीजिएगा Pb, आपका बी है टिन, सी है बुद्ध, तो यहाँ पर कर लीजिएगा Al। तो गैलेना जो यहाँ पर धातु का अयस्क है वो Pb यानी कि लेड का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है। कह रहा है किसी लागू बल के घूर्णी प्रभाव को डैश द्वारा मापा जा सकता है? ए है बल का क्षण, बी है सेंट्रल पेटल फोर्स, सी है आवेग। तो किसी लागू बल के घूर्णी प्रभाव को जो मापा जा सकता है वो सेंट्रल पेटल फोर्स के द्वारा मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर 7। कह रहा है 20 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अपना तीसरा विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किसने जीता? ए है असम, बी है मुंबई, सी है दिल्ली, डी है तमिलनाडु। तो 20 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी, तो इसका जो खिताब जीता हुआ है वो मुंबई ने जीता हुआ है और इस बार कुल 11 साल बाद ये खिताब जीता हुआ था। अब यहाँ पर बात आई है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो याद रखना है ये जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो पहली बार ये ट्रॉफी खेली गई थी वो कब खेली गई थी, तो 2002 में खेली हुई थी। और किसने ये ट्रॉफी जीती हुई थी, तो तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहली बार यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना है? ए है 330, बी है 260, सी है 350, डी है 250। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की जो प्रीमियम राशि है वो है 330 रुपये। ये कब थी? जब इसकी स्थापना होती है। तो पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 9 मई 2015 को। कब होती है? 9 मई 2015 को। तब इसके लिए जो प्रीमियम राशि रखी गई थी वो 330 रुपये रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो इसके लिए 436 रुपये यहाँ पर प्रीमियम राशि रखी गई है। ठीक है, पहले 330 थी, अब 436 हो गई, ये अपडेट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है? ए है ब्रजेंद्र रेही, बी है अश्विन सांघी, सी है रवि सुब्रमण्यम, डी है शशि थरूर। तो अटल जी ने कहा इस पुस्तक को जो लिखा हुआ है वो ब्रजेंद्र रेही ने लिखा हुआ है। पूछ सकता है इसका विमोचन किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और इस प्रश्न में जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इन सभी को कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस प्रश्न से लगभग आपके यहाँ पर 40 से 50 सवाल आसानी से यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो पॉइंट है वो सारे के सारे यहीं पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू समाजवाद का अंत हो गया? ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना, डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत आपका नेहरू समाजवाद का अंत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है
कि जो पंचवर्षीय योजना पहली जो शुरू हुई थी ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। कब तक चली? तो 1956 तक चली। पूछ सकता है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पूछ सकता है किसको प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में कई सिंचाई परियोजनाएं लागू हुई, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना। इस प्रकार से कई परियोजनाएं भी इसी आपके पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। इसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना आपकी आई हुई थी, ये योजना 1956 में आई हुई थी। 1961 तक ये योजना चली और ये जो मॉडल रखा गया था वो पीसी महाल नोबिस का मॉडल था। हो सकता है किसको बढ़ावा दिया गया? तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। और इसी आपके पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई इस्पात जो है, जो रूस की सहायता से उड़ीसा में लगाया गया। दुर्गापुर जो पावर प्लांट है ये आपका इंग्लैंड की सहायता से वेस्ट बंगाल में लगाया गया। इसके बाद जो राउरकेला है इसमें जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में ये आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थापित किया गया। और इसी परियोजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की भी स्थापना की गई। हो सकता है कि खादी एवं ग्रामीण आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई? तो याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 में आती है, 1966 तक चलती है। इसका जो उद्देश्य था वो आत्म पोषित विकास और कृषि एवं उद्योग को मद्देनजर रखते हुए उद्देश्य रखा गया। और इस योजना के आने के बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसके बाद भीषण सूखा भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो इसके कारण यह जो पंचवर्षीय योजना थी ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में इसकी स्थापना होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में इसी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना होती है। FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम 1965 की स्थापना भी इसी आपके पंचवर्षीय योजना में हो जाती है। इसके बाद कृषि कीमत आयोग, इसकी भी स्थापना आपके तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में आई, 1974 तक चली। तो आपको देखना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1966 में समाप्त हो गई और चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1969 में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 साल का गैप था यानी 3 साल का कह सकते हैं, 1966, 68 और 69 का। तो इस गैप में योजना अवकाश लाया गया और इसी में 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। पूछ ले, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हो जाएंगे और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद योजना जो अवकाश था 1969 में समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में आती है, 1974 तक चलती है और इसी योजना को ही गार्डगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट और देखने हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछ सकता है। और ये जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी असफल रही थी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 1900 और इसी पंचवर्षीय में आप लोग याद रख सकते हैं कि 1969 में होता है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। किस पंचवर्षीय योजना में? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपका हुआ था। इसके बाद 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण भी इसी परियोजना में होता है। ठीक है। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में आती है, 1978 तक चलती है और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की यहाँ पर प्राप्ति था। और ये जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह पूरी तरीके से असफल रही थी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। और याद रखना है ये जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी चौथी, इसी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होता है और इसके बाद 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण भी होता है। इसके बाद में आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में स्टार्ट होती है, 1978 तक चलती है। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इसके बाद इसी आपके पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में लॉन्च होता है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये 1980 में स्टार्ट होती है। तो आप लोग देखेंगे 1978,
में आपकी समाप्त होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1980 में स्टार्ट होती है 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 78 से लेकर आपका 2 साल जो 79 और 80 का समय है, इसमें आपका स्टार्ट होता है अनवरत योजना, यानी कि 1978 में स्टार्ट हुई और 80 तक अनवरत योजना चली हुई थी। इसके बाद 1980 में आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना आई जो कि 1985 तक चली, और इस परियोजना की जो शुरुआत करते हैं वो डीटी लकड़वाड़ा समिति के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है, और यहाँ पर जो प्राथमिकता दी गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में वो विद्युत पर दी गई थी। ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब आपको याद रखना है प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में आई, 1990 तक रही। यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पर बल दिया गया, और इसी परियोजना के समय में स्पीड पोस्ट 1986 में स्थापना होती है, कपार्ट की स्थापना 1986 में होती है, और सेबी 1988 में इसी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना होती है। और इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट होती है। तो आपको याद रखना है जो 1990 से लेकर 1992 तक का समय था, ये वार्षिक परियोजनाओं का समय था, और इसी वार्षिक परियोजनाओं में 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना होती है। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट होती है जो कि 1997 तक चलती है, और 1 जनवरी 1995 को जब WTO का गठन होता है, भारत इसी समय इसका सदस्य बन जाता है। और 1993 में प्रधानमंत्री ने रोजगार योजना की भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की थी। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में आती है, 2002 तक चलती है। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में आती है, 7 तक चलती है। और इसी परियोजना में आपका प्रति वर्ष आय को 10 वर्ष में 10 गुना करना था, ये यहाँ पर एक गोल रखा गया। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में आती है, 2012 तक चलती है। इसके बाद अंतिम जो आपकी परियोजना थी ये आपकी 2012 में आती है और 2017 तक चलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी जो परियोजनाएं थी लगभग 10 मिनट में सारी कवर कर दी हैं, और यहाँ पर जो और अन्य पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे जो बनने वाले थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो आशा करूँगा आज का ये जो वीडियो सेशन है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अब आप लोग कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।